अखबारों में सबने पढ़ लिया है। चलिए हम वापस अपने मुद्दे पर आते हैं। हम लगातार बात कर रहे हैं मेडिक्लेम। जी, अपने मेडिकल काउंसिल के प्रेसिडेंट के घर से कितना पैसा पकड़ा गया है आपको पता है, मुझे नहीं पता। जी खन्ना जी, हम जाएंगे कि मुद्दे पर हम आए। हम बात कर रहे हैं मेडिक्लेम को किस तरह से कैशलेस मुक्त कर दिया गया है। मेडिक्लेम अगर आपने अब तक करवाया है और अगर आप बीमार पड़ गए हैं और आप ये सोचते हैं कि एक बड़े अस्पताल में आपकी बीमारी अच्छी तरीके से ठीक हो सकती है, तो अब थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि जेब से पैसा अब आपको निकालना पड़ेगा। हम मानते हैं आपकी बात को सैनी जी की जरूरी हो जाता है, आजकल का तंत्र ऐसा हो गया, लेकिन आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि आजकल का जो कॉर्पोरेट कल्चर है अस्पतालों में, वहां डॉक्टरों को टारगेट दिया जाता है कि आपको इतने टेस्ट करवाने हैं। एक बात बताएं, बिल्कुल गलत सोचते हैं, क्योंकि यदि आप कोई भी चीज लीजिए, कोई भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ले लीजिए, वो ऑर्गेनाइजेशन तभी चल सकती है यदि कंज्यूमर उसके पास आएगा। यदि कंज्यूमर नहीं आएगा तो वो नहीं चल सकती। सिमिलरली मेडिकल प्रोफेशन यदि प्राइवेट में चल रहा है तो इसीलिए चल रहा है कि वो कंज्यूमर आएगा तभी वो चल सकता है, और कंज्यूमर आएगा तभी आएगा यदि उसको फैसिलिटीज मिलेंगी, उसको सर्विसेज मिलेंगी एट एक मिनट आप एक मिनिमल कॉस्ट मिलेंगी। यहां मुद्दा ये है कि ये जो प्राइवेट जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। जी चलिए, आप मानते हैं, एक मिनट छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद चर्चा करेंगे, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले एक शब्द में हाँ या ना मैं आपका जवाब चाहूंगी। मानते हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कारोबार बन चुका है? नहीं, कोई कारोबार नहीं। जिस तरह से आपने टारगेट की बात करी और पैसे की बात करी कि अस्पतालों को जब तक पैसा नहीं मिलेगा तब तक वो, देखिए मेरी बात सुनिए, आपको यदि आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए मेरे पास वहां पे इतना स्टाफ है तो उतना तो चाहिए कि मैं अपना नर्सिंग होम चला सकूं। उसके लिए जो एथिकल नॉर्म्स हैं, जो फेयर प्रैक्टिसेस हैं, इनके हॉस्पिटल्स ने लेबोरेटरी के साथ अपने हिस्सा बांधा हुआ है कि मैं आपको भेजूंगा। ये जितनी करप्शन हो रही है उसके बारे में आप दोनों से गुजारिश करूंगी, छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं और ब्रेक के बाद हम लगातार चर्चा करेंगे कि आखिर गलती किसकी है। मेडिकल इंश्योरेंस के कंपनी की गलती है या फिर अस्पतालों की गलती है, और क्यों खामियाजा आम आदमी भुगते और वो मरीज भुगते जो बेचारा साल भर प्रीमियम भी भरता है और इमरजेंसी के वक्त अब उसके पास कैशलेस सुविधा भी नहीं है। छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटते हैं। जी हाँ, आपके बीमा का कीमा निकल चुका है, क्योंकि अब आपको कैशलेस सुविधा उपलब्ध नहीं की जा सकती है। अब तक 18 कंपनियों ने यही फैसला लिया है कि क्योंकि गजब का मुनाफा उनको नहीं हो रहा है, बहुत ज्यादा घाटे में वो इस वक्त हैं, इसीलिए कुछ बड़े अस्पतालों से, दिल्ली, मुंबई और एनसीआर के कुछ बड़े अस्पतालों से आपके मेडिक्लेम की कैशलेस सुविधा अब उपलब्ध नहीं है। साफ शब्दों में बोले तो अगर आप इस बार कोई बहुत बड़ी बीमारी से ग्रस्त हैं तो आपका सिर्फ एक कार्ड काम नहीं करेगा, जेब में नोट भरे होने चाहिए, तभी उस बीमारी का इलाज हो सकता है उस अस्पतालों में जिस लिस्ट में आपका मेडिक्लेम है। आपके पास आते हैं सैनी जी, आपका कहना है कि कुछ इस तरह का नहीं है, सब मिथ है, लेकिन अगर हम कंपनीज की दलीलों की बात करें तो उनके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स मौजूद है जिनमें वो कहते हैं कि साफ तौर पर एक आम आदमी से भी अगर हम बात करें तो उनसे भी हमने ये बात करी है कि पहले अस्पतालों के पास जब एक आम आदमी अपना कार्ड लेके जाता है तो उससे पूछा जाता है आपकी लिमिट कितनी है, और उस हिसाब से बिल बनाया जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं डॉक्टरों के ऊपर, अस्पतालों के ऊपर भी एक टारगेट होता है कि आपने इतना पैसा बनाना ही बनाना है। मैं आपको इसका बताता हूं कि कैसे इंश्योरेंस कंपनीज के द्वारा यदि पेशेंट आता है तो कैसे उसका इलाज होता है, तो ये जानना बहुत जरूरी है, तभी हम इस बात पर डिस्कशन कर सकते हैं। जब एक पेशेंट आता है अपनी इलाज करने, काफी कुछ में तो पैकेजेस हैं कि इस बीमारी में इतना पैकेज आपको इंश्योरेंस कंपनी देगी, तो यहां तो कोई सवाल ही नहीं उठता कि आप उससे ज्यादा क्लेम कर दें। कुछ बीमारियां जिन पे पैकेजेस नहीं है, उसमें क्या होता है कि पेशेंट आता है अपनी बीमारी लेकर, नर्सिंग होम में पहुंचता है, वो किसी भी नर्सिंग होम में जा सकता है जहां पे कैशलेस फैसिलिटीज उसके साथ है, जो लिस्ट 79 है। इसलिए मैं अगेन बार बार कह रहा हूं कि 79 में बड़े अस्पतालों को छोड़ दीजिए, बहुत सारे छोटे छोटे अस्पतालों को भी उन्होंने कैशलेस फैसिलिटी से हटाया हुआ है। तो उसमें पेशेंट जब जाता है तो उसका वहां का जो डॉक्टर होता है वो उसको देखता है, उसके बाद उसको बताता है कि आपका खर्चा इतने के लगभग आएगा। वो इंश्योरेंस कंपनी को बताता है कि आपका ये फला पेशेंट हमारे पास आया हुआ है, इसका आईडी नंबर ये है, इसकी बीमारी ये है, इसके ऊपर इतना खर्चा लगभग आएगा। तो उसके लिए वो 24 to 48 आवर्स इस बात पे लगाते हैं, लेकिन इस पे हम उसकी इलाज करना बंद नहीं करते, उसका इलाज शुरू रहता है, उसको 48 आवर्स तक लगते हैं। उसके बाद जब वो आ जाता है कि हाँ आप इलाज करिए, इतना पैसा हम देंगे, तभी वो इलाज उसको पेशेंट को बता देता है, इलाज शुरू हो जाता है, पेशेंट को बता देता है आपकी क्लेम जो आपने किया था उस पर इंश्योरेंस कंपनी ने मान लिया है कि हम दे रहे हैं। उसके बाद कहीं किसी वजह, क्योंकि ये चीजें
इट इज एजम्पशन कि इतना खर्चा आएगा, इतनी देर में खर्चा आएगा। सपोज इट इज 7 डेज में वो पेशेंट ठीक नहीं होता, तो अगेन उस कंपनी को लिखा जाता है कि आपकी कंपनी, ये जो पेशेंट है अभी ठीक नहीं हुआ, इसके ऊपर 5 दिन 10 दिन जो भी अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन इतने दिन तक इस पेशेंट को रखा जाएगा और इस पे खर्चा इतना और आ सकता है। अनलेस एंड अनटिल वो अप्रूव करते हैं, नहीं तो हम पेशेंट को उसी वक्त बताते हैं कि आपका अप्रूवल नहीं आया, इस पे इतना खर्च। तो कहां से, एक मिनट सुनिए आप, इससे आप बताइए कि इसमें डॉक्टर्स का जब हम इतना ट्रांसपेरेंट, तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि इंश्योरेंस कंपनियां ये सब गलत है, मामला बिल्कुल इनका कुछ सोच नहीं है, ये सिर्फ पेशेंट्स को गुमराह करने वाली बात है, क्योंकि हर वक्त पे उनसे पूछा जाता है कि इतना खर्चा रहा है, आप बताएं, जब उनकी हाँ आती तभी होता है। अब यदि आप पेशेंट को गुमराह नहीं कर सकते, क्योंकि पेशेंट जो कि पेशेंट को गुमराह नहीं करते, कहते हैं जी आप पैसे जमा करो नहीं तो इलाज बंद हो रहा है अभी। ये सारे सभी हॉस्पिटल ऐसे करते हैं, अभी पैसे जमा कराओ अभी, और सिर पर बैठ जाते हैं कि हम आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक पैसे नकार नहीं सकते। ये तो आदमी पैसे नहीं जमा करे तो सुई ना लगाए। आपको मैं इतने केसेस, आप कंज्यूमर कोर्ट के, आपको मैं इतने केसेस बता सकता हूं जहां पर इतने सारे पेशेंट्स हैं जिन्होंने पैसा नहीं दिया और उनकी डेथ हुई और हमने उनको छोड़ा, उनको जाने दिया, क्योंकि एक सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे, एक सिर्फ यही प्रोफेशन है, एक मिनट आप मेरी बात सुनिए, एक सिर्फ यही प्रोफेशन है जो आपको ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे आपको ट्रीटमेंट करता है और फिर जाने भी देता है, क्योंकि आपके पास पैसा नहीं होता। आप किसी कंज्यूमर में किसी और चीज पे चले जाइए, यदि आप कोई चीज लेते हैं, आप भी कोई बिजनेस करते होंगे, आप जिन्होंने एक्सीडेंट विक्टिम्स को भगा दिया है, कुछ रिफ्यूज किया है, बिल्कुल नहीं किया, और आप उनको लेके आएंगे और मेडिकल काउंसिल कोई एक्शन नहीं लिया। आप कंज्यूमर कोर्ट के एक्टिविस्ट हैं खन्ना साहब, मैं चाहूंगा कि आप ऐसे केसेस लेके आ जाए, आपके साथ मिलकर हम उस पर केस करेंगे, लेकिन एक सिर्फ यही प्रोफेशन है ह्यूमैनिटेरियन। आप मेरी बात सुनिए, ये बोलने वाली बातें हैं, बोलने के लिए आप बोल सकते हैं, मैं इस पर कोई विश्वास नहीं करता। मैं, आप बिजनेस करते हैं ना, आप बताइए, आप कोई चीज किसी को बिना पैसे के देने देते हैं, लेकिन एक मेडिकल प्रोफेशन है, नहीं देना चाहते, नहीं देने देना, लेकिन एक मेडिकल प्रोफेशन है जो खुले 10 रुपए की चीज के 100 रुपए नहीं मांगता मैं, जो खुले दिल से 10 रुपए की चीज के 100 रुपए नहीं मांगता मैं। आपकी सोच है, चले जाओ बड़े बड़े हॉस्पिटल में, खन्ना साहब ये आपकी 5 स्टार होटल, ये आपकी सोच है, लेकिन 10 रुपए के हम 0 पे भी खर्च करते हैं, आप सोचिए। आपकी बात सुन के सनी जी, वाकई उन डॉक्टरों को एक राहत मिलेगी जो वाकई ह्यूमैनिटी के तौर पर, जिस पर आपने बोला, अच्छा काम करते हैं, लेकिन ऐसा अमूमन होता नहीं है। प्राइवेट अस्पतालों में जबरदस्त बिल्कुल एग्री नहीं करूंगा मैं, कई अस्पतालों में हमारा, आप अपने बारे में बहुत बढ़िया सोचते हो, हम नहीं सोचते। हमें लगता है कि आपके प्रोफेशन में ये बिजनेस बन गया है और आप सोचिए पेशेंट की हजामत बनानी है। हम आपके साथ हैं, आप आइए, हम आप दोनों मिलकर ऐसे आप मानते हैं कि अस्पतालों की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, अस्पताल बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, आपका प्रोसीजर सही है, आप मानते हैं इसको? मैं कह रहा हूं यदि कहीं लगता है तो और ट्रांसपेरेंसी लाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। आपको क्या लगता है अस्पतालों की तरफ से, क्योंकि लगातार आप अस्पतालों के ऊपर इस धांधले में हॉस्पिटल तो आए नहीं, ये तो इंश्योरेंस कंपनी है जिनको इंश्योरेंस कंपनी का ये कंपनी को अगर ये मोटे मोटे बिल पहुंचाएंगे तो उनकी भी कमर टूट जाएगी, उन्होंने बंद कर दिया ये। मैंने आपसे मैंने क्या कहा, कहां से पहले आ गया आपको, मैंने जैसे जिसका इंसिडेंस बताया कि हर वक्त पे उनसे पूछा जाता है कि ये इलाज इतना करना है कि नहीं करना, जब वहां से ये आता है कि आपने इलाज करना है तभी हम करते हैं, बाकी नहीं तो पेशेंट को बता देते हैं। लेकिन अब जाकर, अब जब चुप्पी तोड़ी है, इंश्योरेंस कंपनी का कहना है कि साल भर में उनको 1500 करोड़ से ज्यादा घाटा हो रहा है। अब क्या आपकी तरफ से, आपके हिसाब से आपका प्रोसीजर ट्रांसपेरेंट है, आप बिल्कुल प्रोसीजर से काम करते हैं, तो फिर दिक्कत कहां है? आपके हिसाब से क्या हॉस्पिटल से होंगे? आप 599 हॉस्पिटल से कोई गारंटी थोड़ी ना ले सकते हैं सब जगह दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन का, दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन की कोई कंट्रोल नहीं है किसी हॉस्पिटल के ऊपर, नहीं मेंबर है आपका, क्या रेगुलेटरी पावर है? यू हैव नो पावर्स, नो पावर्स। व्हाई यू आर स्पीकिंग ऑन देयर बिहाफ? मैं उसका प्रेसिडेंट हूं, आई हैव अ वेरी राइट, यू डोंट टॉक लाइक दिस। Listen, let me tell you, you have a right, you have been elected by a process, you do not have any regulatory power. आप कंज्यूमर एक्टिविस्ट हैं, तो फिर आपको क्या पावर होगी बोलने की हॉस्पिटल के पास? क्यों नहीं है मेरे पास पावर? क्योंकि मुझे चुना है। यस, आपने वोट लेके चुने हो ना, आप वोट लेके चुन के आए हो, और क्या करके आए हो? आया हूं कि मैंने उन सबको रिप्रेजेंट करता हूं, और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे कौन सा ये आप के लीडर हो मिस्टर, आप पब्लिक एक प्लेटफॉर्म आम आदमी को मिला है, कहीं से कहीं और आ रहा है जी। खन्ना जी एक मिनट, हम जाएंगे। इसके अलावा, क्योंकि ये मेडिकल पॉलिसी की बात थी, इसके अलावा कई बार क्लेम्स और भी आम आदमी करता है, मरीज करता है, क्योंकि कई लोगों के लिए कैशलेस सुविधा नहीं भी होती है, तो कोई ऐसी बताओ, ज्यादातर जो मरीज मेडिकल इंश्योरेंस लेके जाते हैं उनको किसी ना किसी ग्राउंड पे ये 24 और 48 घंटे में टीपीए लिख देता है कि हम नहीं कवर करेंगे, और ये लोग कहते हैं पैसा जमा। चलिए इसके
अलावा उसके बाद उसको जाके कंप्लेन करनी पड़ती है कंज्यूमर कोर्ट में या इंश्योरेंस लोकपाल। कंज्यूमर कोर्ट, एक सेकंड इसी पे बात जो है, टीपीए ने मना किया तो डॉक्टर का क्या कसूर है? नहीं ठीक है, मैं तो पेशेंट की प्रॉब्लम बता रहा हूँ ना जी। खन्ना जी, पेशेंट की प्रॉब्लम तो नहीं चलेगी डॉक्टर की बात कहने से। आई मैं बात कर रहा हूँ। खन्ना जी चलिए, इसके अलावा अगर हम मरीजों की बात करें, उन मरीजों के लिए क्या कंज्यूमर कोर्ट के अलावा कोई और ऐसा है कि अगर आज की तारीख में कोई जाता है और उसको पैसे जमा कराने पड़ते हैं तो उसको कैशलेस अगर नहीं मिल रही तो उसको पैसे जमा कराने पड़ेंगे, सारे रिकॉर्ड्स अपने साथ रख ले। और अगर इंश्योरेंस कंपनी उसको रिइंबर्स नहीं करती है तो मेरी ये सलाह है कि वो इंश्योरेंस लोकपाल, इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन में शिकायत करें, कंज्यूमर कोर्ट ना जाएं पैसे के मामले में, पहले वो लोकपाल के पास जाएं और अगर उसको वहां से पैसा नहीं मिलता तो फिर वो कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हैं। इस तरह से वो प्रोसीजर होता है। उसका प्रोसीजर ये है कि इंश्योरेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन हर स्टेट में अपॉइंट कर रखे हैं, लाइफ इंश्योरेंस, व्हीकल इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस इंक्लूडेड। कोई कंज्यूमर की पेशेंट की प्रॉब्लम होती है जो इंश्योर्ड है और कंपनी उसको पैसा नहीं दे रही है तो वो शिकायत कर सकते हैं और इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन कंपनी से पैसा उसको रिकवर करवा सकता है। ज्यादातर लोग आज की तारीख में मेरी ये सलाह है कि वो कंज्यूमर कोर्ट्स में आ जाए। दिल्ली जैसे कंज्यूमर कोर्ट में तो 5 साल लग जाएंगे फैसला आते आते, फिर स्टेट कमीशन में अपील चली जाएगी, फिर नेशनल कमीशन में तो 10 साल लग जाएंगे। 10 दिन की बीमारी और 10 साल का मुकदमा, ये कोई अकलमंदी की बात नहीं है। इसलिए इंश्योरेंस के एरिया में इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन ही एक तरीका है। परंतु अब ये प्रॉब्लम केवल इंश्योरेंस कंपनीज की नहीं है, हमें लग रहा है कि जो प्राइवेट सेक्टर कॉर्पोरेटाइज हो गया है हॉस्पिटल्स का, इस पर रेगुलेटरी कंट्रोल होना चाहिए। कोई एक रेगुलेटर होना चाहिए, जिस तरह एजुकेशनल फील्ड में नया रेगुलेटर बन रहा है यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के ऊपर, प्राइवेट और पब्लिक, इस तरह हेल्थ केयर फील्ड में भी जिस तरह इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी है इंश्योरेंस कंपनीज को रेगुलेट करने के लिए, पर वो हॉस्पिटल्स को रेगुलेट नहीं कर सकती। तो हॉस्पिटल्स के क्वालिटी ऑफ सर्विस के नॉर्म्स, उसमें मैल प्रैक्टिसेस और उसमें प्राइसिंग, इन सबको देखने के लिए एक रेगुलेटरी अथॉरिटी जब तक नहीं होगी तब तक मनमानी चलती रहेगी और हमारा जो संवाद है वो इस तरह का रहेगा जिस तरह आप अभी देख रहे हैं। जी चलिए, एक अच्छी बात। मैं इस बात से बिल्कुल एग्री कर रहा हूं। कहीं पे भी हर प्रोफेशन में मैं चाहूंगा कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। हम कह रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी, मैं चाहूंगा ऐसी रेगुलेटरी बॉडीज हर जगह आए, हर प्रोफेशन में आए और वी वेलकम ऑल दिस रेगुलेटरी बॉडी। यदि किसी को नहीं मालूम तो ऑलरेडी दे आर रेगुलेटरी बॉडीज, यदि और चाहिए हमारे प्रोफेशन में तो हम और भी तैयार हैं, क्योंकि वी वांट टू वर्क ट्रांसपेरेंटली। हमारा एक ही सिर्फ मुद्दा है, वो है सोशल वर्क। एसोसिएशन जितनी भी हमारी मेडिकल प्रोफेशन है, सिर्फ एक ही ये प्रोफेशन है जिसमें कि लोग कम्युनिटी वर्क भी करते हैं और कोई मेडिकल कोई प्रोफेशनल एक्टिविटी। अच्छी बात निकली है यहाँ पर कि पारदर्शिता न सिर्फ मेडिकल सुविधा देने वाली कंपनियों के लिए जरूरी है। अगर कंपनियां कह रही है तो उन्हें घाटा है और उन्हें घाटा हो रहा है कैशलेस सुविधा में, तो वो सारे दस्तावेज बाहर करें और उसकी और कोई वाजिब वजह बताएं, क्योंकि अस्पतालों के पास भी अपनी वजहें हैं। और एक रेगुलेटरी बॉडी होनी चाहिए इन दोनों संस्थानों के ऊपर, ताकि जो नियम बनाए जाए वो दोनों ही संस्थानों के लिए बनाए जाए और बेचारा आम आदमी और बेचारा मरीज जो साल भर प्रीमियम भरता है और उसके बाद में इमरजेंसी के लिए उसको जेब में पैसे ही भरने की जरूरत पड़ती है, उसको दिक्कत ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। बिल्कुल धन्यवाद। लेकिन बस अगेन हमारा सारा कुछ, हम मेडिकल प्रोफेशन पूरा पेशेंट के लिए, हम इनके साथ मिलकर पेशेंट के लिए लड़ाई लड़ेंगे कि उसको अच्छी से अच्छी सुविधा मिले। जी, उम्मीद करते हैं कि विवाद यहाँ पर खत्म ना हो और विवाद एक अच्छा रिजल्ट लेकर बाहर आए। फिलहाल इस विशेष में इतना ही। आप देखते रहे टोटल टीवी। नमस्कार।